अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ हम अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी का आगाज़ करते हैं। यस, आज मैं बात करूँगी, मैं आज कोई मैसेज तो आपसे शेयर नहीं करना चाह रही। ज़िंदगी की एक तल्ख़ हकीकत है कि किसी भी औरत को डाइवोर्स हो जाए तो उसकी ज़िंदगी में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा दब्बा है जो उसके साथ ज़िंदगी भर अगर लग जाए तो वो सारी ज़िंदगी नहीं धुल पाता, चाहे वो दूसरी शादी भी कर ले। तो ये एक बड़ी तकलीफ़ दे मरहला है। लेकिन स्टेज कौन कौन सी है? लाइक वो 1 साल बाद तलाक हो गई, उसके बच्चे नहीं हैं तब हो गई, या उसके 3-4 बच्चे हैं तब हो गई। तो ये सारी चीज़ें एक औरत ही क्यों फेस करे? वाई? फिर उसको एक और प्रेशर दिया जाता है, अल्लाह और बहन भाइयों की शादी कैसे होगी, बहनें और क्या से फेस करेंगी, माँ बाप इतनी तकलीफ में आ जाएंगे, और मतलब बहुत सारा कुछ, जस्ट ओनली प्रेशर टू वन वुमेन। क्यों क्यों? उसके राइट्स भी बहुत हैं। जब उसने स्टैंड ओवर लेना होगा, उसने अपने ऊपर सहना होगा, तो उसके राइट्स भी बहुत सारे हैं, इस्लामी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी। आज बात होगी कानून की। गुड मॉर्निंग विनर्स एवरी फ्राइडे करता है कानून की बात। हमारे राइट्स कितने हैं, और ना अवेयरनेस होने की वजह से एक औरत के हक एंड हुकूक पामाल कर दिए जाते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। मेरी वो तमाम बहनें जो इस वक्त टीवी स्क्रीन के सामने बैठी हैं, मॉर्निंग शो देख रही हैं, ऑफ कोर्स आज आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं। PTCL नंबर मेंशन हो रहा है 021। आप हमें सवाल कर सकते हैं हमसे। आज आपके घर में बेटी है, आपकी बेटी के घर में भी बेटी पैदा हो, आपके बेटे के घर में भी बेटी पैदा होगी। जब आप दूसरों की बेटियां ब्याह ब्याह के लेकर आते हैं तो आप उनको सिर्फ बहू का रुतबा देते हैं, या एक ऐसी लेडी का कि वो कहीं और से कोई एलियन है, मखलूक है। लेकिन आप अपनी बेटियों को जब शादी करके देते हैं तो फिर आपके जिगर जब छलनी होता है, जब आपको एहसास होता है। लेकिन आप बेहिस हो गए हैं। लेकिन आज मैं ये बात करूँगी कि प्लीज़ शादी करने से मुझे कोई मर्द ये ना समझे कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन है। प्लीज़ आप शादी करें, आपको तो इस्लाम ने हक दिया है, लेकिन ये हक हरगिज़ नहीं दिया कि आप किसी एक औरत की खातिर दूसरी औरत की तजलील करें, उसका हक खा लें। इसका जवाब भी आपको ऊपर जाके देना होगा। जी हाँ, बल्कि अब तो इसी दुनिया में ऐसे इस हाथ देते उस हाथ ले वाली बात है। चले जी, हम बात करते हैं मेरे सर यहाँ पर कानून की बात सभी के साथ। मॉर्निंग शो स्पेशल वीनस टेलीविजन पे आप देख रहे हैं, और मैं अपने मेहमानों से आप पे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। दोनों ही माशाल्लाह कानून से उनका ताल्लुक़ है, और मैं हर फ्राइडे को ये स्टार्ट में ही करती हूँ कानून की बात। तो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट हाई कोर्ट मोहम्मद रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है। एंड मेरे राइट हैंड पर तशरीफ रखते हैं एडवोकेट हाई कोर्ट सिकंदर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरे थोड़ी सी बात में ही मैं इंट्रो में मैंने कहा कि हम बात कर रहे हैं कानून की, एक औरत की तलाक की। रीज़न कोई भी हो सकता है। हम मेरे ख्याल में इसके ऊपर जाएं तो पता नहीं कौन कौन से मामला आता है, नंद का, बावज का, पैसे लेन देन का, वटेवर, बहुत सारा। हम बात वहाँ से शुरू करेंगे। एक औरत को डाइवोर्स हो, उसकी कंडीशन मैंने एक बात बताई कि अगर 1 साल बाद हो उसके राइट्स क्या हैं, और अगर उसके 3 बच्चे हों तो उसके राइट्स क्या हैं, ठीक है, और अगर कोई प्रॉपर्टी हो तो उसके राइट्स क्या हैं। और दूसरी बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो अक्सर हम मिस करते हैं, निकाह में क्या तलाक का जिक्र होता है कि छोड़ने के बाद उसे क्या मिलेगा? जी सर, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लिसनर व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके चैनल का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर। अच्छा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मेन चीज़ यहाँ है अवेयरनेस की बात होती है कि अगर हमारे अंदर अवेयरनेस है, या हमें घर से या हमें गवर्नमेंट लेवल पे हमें अवेयरनेस प्रोग्राम हो, तो बिल्कुल ऐसा है कानून में और शरीयत में बराबरी के हुकूक हैं। और शादी एट द टाइम ऑफ शादी निकाहनामे में कंडीशंस लिखे हुए होते हैं, मगर हम मोस्टली एक कॉमन हमारे पास कस्टम चलता हुआ आ रहा है कि हम जब भी एक निकाह होता है वो बाय म्यूचुअल होता है, फैमिली के अंडरस्टैंडिंग में होता है, तो हम क्या करते हैं, हक महर लिखते हैं और दीगर शराइत जो है हम उसको छोड़ देते हैं। हम एक बिल्कुल ब्लैक लाइन उस पर लगा देते हैं। हालांकि निकाहनामे की कंडीशन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कंडीशंस लिखी हुई हैं
कि आपको उसमें क्या कंडीशन लिखनी है, आपको उसमें हक महर के बाद की अगर कोई प्रॉपर्टी है उसका जिक्र लिखा हुआ है, आप अगर कोई मंथली मेंटेनेंस अपनी उसमें लिखवाना चाहते हो उसमें उसका जिक्र भी लिखा हुआ है। बट अमूमन हमारा एक सिस्टम, एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है कि हम बस हक महर को लिखते हैं, वो भी शरई आपस में डिसाइड होता है कि भाई सो एंड सो ले लो, सो एंड सो ले लो, उसके बाद जो वो पूरी शराइत जो हैं वो A to Z बिल्कुल काट दी जाती हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये थोड़े से मामलात हमारे क्रिएट होते हैं। बट कानून में ऐसा कुछ नहीं है, कानून में बराबरी के हुकूक दिए हुए हैं। शादी के बाद अगर अल्लाह ना करे कोई सेपरेशन होती है, यहाँ 2 सेपरेशन से होती हैं, एक होती है खुला और एक होती है डाइवोर्स। अब अगर आपकी डाइवोर्स होती है या सेपरेशन होती है और अगर आपके बच्चे हैं तो आप बिल्कुल यस आप लोग जो है वो मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में केस अपना फ़ाइल कर सकते हैं, अपनी भी मेंटेनेंस के लिए केस फाइल कर सकते हैं। मीनवाइल बच्चे अगर आपके हैं तो बच्चों की भी वेलफेयर के और मेंटेनेंस के लिए भी केस फाइल कर सकते हैं आप। ओके, इन्होंने कहा कि आप बिल्कुल अपना केस फाइल कर सकते हैं। मैं ज़रा चलूँगी सिकंदर साहब की तरफ। सिकंदर साहब, ऑफ कोर्स ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है, पता नहीं किसी की ज़िंदगी में कितनी उसके शौहर के साथ है। अगर एक मर्द कहीं और शादी कर लेता है और उसके बच्चे 3 हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि औरत कभी भी ज़्यादा कानून की तरफ नहीं जाती, उसके ही घर में रहकर बर्दाश्त करती रहती है। और उसके ये ड्रामा भी आजकल चल रहा है, ड्रामे का बहकावे शायद ड्रामा है, और उसमें मैं ये देख रही थी कि उसकी 2 बेटियां हैं और उसकी और बेटा नहीं है, उसकी पर्पज़ में उसने दूसरी शादी की और उसके साथ ही ज्यादती हो रही है पहली बीवी के साथ, और उसको धुतकारा जाता है, बदतमीज़ी की जाती है, डिमोटिवेट किया जाता है, और दूसरी जो नई लेकर आए हैं उसको इस पर्पज़ के लिए ज़्यादा उसको ओब्लाइज किया। तो इस तरह की कंडीशन क्या कहती है? सबसे पहले तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपकी चैनल का आपका बहुत बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया और इस टॉपिक के ऊपर मुझे बात करने के लिए इनवाइट किया। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। असल में मसला ये है कि हमारे माशरे के अंदर जो आपने सवाल किया ना कि मर्द दूसरी शादी कर लेता है और औरत जो है वो मतलब बेबस होती है अपने घर में, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी अलग चीज़ें देखी गई हैं। जिस तरह रिजवान भाई ने हमारी बात की कि बहुत अच्छी बात की, उनकी बात को मैं सेकंड करूँगा कि अवेयरनेस की कमी है हमारे अंदर। बिल्कुल सही। हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, जो मशरकी कल्चर है, इसके अंदर हम जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रीवियस माइंड के सोच वाले हैं कि अगर आपकी शादी कर दी तो आप बेटी की जो है वापसी का हम उसको नहीं कहते कि बेटी का जनाजा उठकर आएगा। इस तरह के माइंड सेट जो है लोगों में आज भी है। अब फिर उसके बाद हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि लोग कहते हैं कि अगर बेटी को डिवोर्स करके या खुला के ज़रिए हम घर पे लेके आएंगे तो उसके माशरे में क्या असरात पड़ेंगे। अगर घर में कोई बहन भाई है तो उनके रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी। सही है ना। अगर किसी की 3 बहनें हैं, अगर किसी पहली बेटी की जो है कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, सेपरेशन होती है या शौहर ने दूसरी शादी कर ली, तो माँ बाप या पेरेंट्स उसको बजाय इसके कि वो वहाँ पे घुटन में जी रही है, उसकी ज़िंदगी जो है अजीरन बनी हुई है, वो उस चीज़ को कहेंगे कि बेटी बर्दाश्त करो, उसको ये नहीं कहेंगे कि बेटी तुम घर पे आ जाओ। अच्छा, ये इसको ना सिकंदर आपने कंटिन्यू करना है। हम छोटी सी इजाज़त है, ब्रेक लेते हैं जी नाज़रीन। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। बात हो रही है डाइवोर्स की,
और वुमेन्स के राइट्स की, तो कानून में कितना स्पेस है, कितने राइट्स हैं? और इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे प्रोग्राम करने का मकसद है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत सारी खवातीन अपने राइट्स नहीं ले पाती और कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाती। तो बात हो रही है सिकंदर मलिक साहब से, और आप वही बात मैं चाहूँगी कंटिन्यू कीजिएगा जो ब्रेक में रह गई थी। जी, हम उसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि जिस तरह से हमारी बात हो रही थी कि अगर शौहर दूसरी शादी करके पहली बीवी को भी अपने साथ रखता है, उसके ऊपर जुल्म सितम ढाता है, उसके साथ उसके बच्चे होते हैं, तो उसको उस सूरत में क्या करना चाहिए, उसके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, औरत क्या कर सकती है, कितनी बेबस है, कितनी लाचार है, माशरे में क्या इफेक्ट जाएंगे उसके, और उसको किस तरह की जो है कानूनी रहनुमाई मिलनी चाहिए, इसके ऊपर हमारी बात चल रही थी। हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह से आपको बताया कि हमारा जो मशरकी कल्चर है वो हमें इस चीज़ की जो है बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता कि हम अपनी बेटी को घर पे लाके बिठाएं और जो है खुला के ज़रिए घर पे ले आएँ, तलाक के ज़रिए ले आएँ, उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है तो उसकी वजह से हम अपनी बेटियों को, बहनों को घर पे लेकर आएँ। हम इस डर और खौफ से नहीं लाते हमारे माशरे के लोग के माशरे में हमारा क्या इफ़ेक्ट जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। इस डर खौफ से हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को जो है मतलब कि बिल्कुल उनकी ज़िंदगी जो है अजीरन बन जाती है। आपके कहने का मकसद है कि इतना प्रेशर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, फिर हमारी और प्रॉब्लम्स, जैसे अपने घर में एक और बहन है तो उसके रिश्ते नहीं आएंगे, उसकी शादियां नहीं होंगी। हाँ, तुम बर्दाश्त करो। हमारे जो पहले के लोग थे उनकी शादियां होती थी तो वो भी बर्दाश्त करती थी, तुम भी बर्दाश्त करो। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये सब चीज़ें, ये सब पुरानी बात है, पुराने सोच, पुराने ख्यालात की बातें हैं। मैं कहता हूँ कि आपको अपनी बहन, अपनी बेटी को जो है ये समझा के भेजना चाहिए कि भाई मैंने आपकी शादी एक इंसान से की है, ना कि किसी दरिंदे के साथ की है, ना कि किसी जानवर के साथ की है। अगर आपके ऊपर वो जुल्म करता है, अगर वो आपके ऊपर सितम करता है तो आपके लिए कानून के दरवाजे खुले हैं, आपके लिए बेटी बहन मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। आप मुझसे रब्ता करें, आप मेरे पास आएँ और मुझे बताएं कि आपके साथ क्या मुश्किलात हैं। हम अपनी बहन बेटियों के लिए जो है दोस्ताना माहौल क्यों क्रिएट नहीं करते, हम उन्हें क्यों नहीं समझाते कि आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं है। जिस तरह शादी से पहले हम अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं, वो रिश्ता, वो मोहब्बत क्यों शादी के बाद कायम नहीं रहता हो जाती है। बिल्कुल, क्या समझे? तो अच्छा, कुछ लोग ये बात आपने कितनी प्यारी जोड़ी है सिकंदर साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यकीन करें, जो अक्सर मैंने देखा पेरेंट्स या भाई कह देते हैं वो जो करना है अपने शौहर के घर कर लो, ऐसा करते जी जी बिल्कुल। तो ये पुरानी यानी कि कल्चर थे ना। अब अगर उसका शौहर नशा करता है, उसको आगे मारता पीटता है, तो वो कब तक उस जुल्म और सितम को बर्दाश्त करेगी? अगर उसका शौहर दूसरी शादी करके दूसरी बेगम को भी घर पे ले आता है तो वो कब तक एक औरत दूसरी औरत को तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। अब वो किस तरह एक घर में उसको बर्दाश्त करेगी, किस घुटन में वो जिएगी? आप तो खुद औरतें, आप बेहतर समझ सकती हैं कि एक औरत तो किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। बिल्कुल। ठीक है, हमारे इस्लाम ने हमें इस चीज़ की परमिशन दी है कि हम एक मर्द 4 शादियां कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके लिए उसके हुकूक बताए गए हैं कि आपने किस तरह से, किस बराबरी के साथ रखना है। अच्छा, ये मुझे ऐसा है कि 2 का पहाड़ा तो याद है कि 4 शादियां जायज़ है, लेकिन उसके राइट्स नहीं मालूम। बिल्कुल, कि राइट्स कितने हैं। तो ये चीज़ मैं ज़रा सा चलूँगी रिजवान साहब की तरफ कि अब मुझे बताएं कि एक औरत जब देखती है कि उसके हुकूक, उसकी अच्छा रिस्पेक्ट से नो कॉम्प्रोमाइज़, जब उसकी इज्जत पामाल हो रही है, इज्जत हमेशा हम दूसरे वर्ड में इज्जत या रिस्पेक्ट जैसे बोलते हैं, घर में उसको हर कोई इंसल्ट करे। देखिए, अक्सर हमने बड़ों बूढ़ों से सुना है कि दौलत मर्द की, औरत के नसीब की, और औलाद मर्द के नसीब की, लेकिन ये सब अल्लाह का निज़ाम है, उसके अंदर किसी का भी राइट नहीं है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि घर वाले एक प्रेशर देते हैं, कभी औलाद की बिना पे, और कभी कभी ऐसा भी देखा है मैंने कि एक औरत को ये प्रेशर दिया जाए कि जाओ अपने भाइयों के घर से पैसा लेके आओ, तुम्हारा प्रॉपर्टी में हिस्सा। इस तरह के भी टॉर्चर औरत बर्दाश्त करती है। अब मैं ये कहती हूँ कि औरत भी एक मर्द की तरह एक इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स है, उसका भी हक है, वो भी अपने घर में माँ बाप की पली बली, मतलब अच्छे तरीके से बड़ी हुई है, लेकिन उसको वहाँ जाके वो ऐसी चीज़ें क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं? वहाँ के वो कोई एलियन हो जाती है, उसको हर जगह क्यों इससे यूँ डर के रहो, उसके आगे ये नहीं बोलो, तुमने ये काम करना है, ऐसे करना है, उसको एक मशीन क्यों बना दिया जाता है? जी रिजवान साहब। सबसे पहले तो आपके इस लफ्ज़ों से इख्तलाफ करूँगा कि औरत बेबस, लाचार। क्यों बेबस, क्यों लाचार? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी सोच, हमारी सोच है।
जब हम सोच बदलेंगे, जब हम ये चीज़ें ख़त्म करेंगे कि औरत बेबस है, लाचार है, तो ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। वाह। यही एक औरत थी रोल मॉडल जो फातिमा जिन्ना थी, यही एक औरत है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, यही एक औरत है जो बेगम राना लियाकत जी अली, हाँ बिल्कुल, राना लियाकत अली खान की ये, और ये भी देखिए रोल मॉडल्स हैं ना। तो आज के दौर में हमारी जो लेडीज़ हैं वो एज एक डॉक्टर हैं, एक प्रोफेशनल फील्ड में आ चुकी हैं, वो वकील हैं, वो एंकर हैं, वो होस्ट हैं। जब वो हम सारे काम कर सकते हैं तो फिर हम ये लफ्ज़ क्यों कहते हैं कि भाई औरत बहुत बेबस है, के लिए नहीं लड़ना औरत जानती, लड़ना नहीं जानती, तो बात ही खत्म तो कर दी। ये चीज़ें अगर हम ये इस चीज़ हीले को बहाने, ख़त्म कर दें ये ना, हीले बहाने। कि नो इस चीज़ को ख़त्म कर दें कि औरत जो है वो बेबस है। नो, कोई बेबस नहीं है औरत। औरत अगर अपने हक के लिए लड़ती है, तो मैंने आपसे कहा कि जब औरत खड़ी होती है तो वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना होती है, जब वो खड़ी होती है तो वो एक ग्रेट लीडर पॉलिटिशियंस बेनज़ीर भुट्टो होती है। ठीक है, तो जब ये इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स और इतनी बड़े उस पर जब औरत जा सकती हैं, तो हम ये लफ्ज़ अगर हटा दें कि औरत बेबस है, औरत लाचार है, तो आई थिंक ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। यानी आपने हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप कर बिल्कुल, दिया। नो डाउट। औरत देखिए, औरत हमारी बहन है, औरत माँ है, बेटी। ठीक है, बहन है, बेटी है। अब अगर हम उसको उस लेवल पे घर से, क्योंकि देखें मेन चीज़ सबसे बड़ी जो आपकी दर्सगाह है ना, वो आपका घर है। जब आप उसको घर से लेकर उसकी तालीम और तरबियत, आप ओ लेवल पढ़ाते हैं ना, मैं कहता हूँ कि नो, ये ओ लेवल ए लेवल कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपकी सबसे बड़ी दर्सगाह, सबसे बड़ी तालीम आपका घर है। जब आप अपने घर में एक माँ को उसकी बेटी के सामने जो इज़्ज़त देते हो, तो वो बेटी वही तरबियत सीखेगी, बेशक। अगले के घर जाकर वो घर भी उसको उस तरीके से संभालेगी। बाकी देखिए माशरा है, माशरे में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, अच्छे बुरे हर जगह लोग होते हैं। तो अगर हम इन चीज़ को, अच्छाई को लेकर हम अच्छाई को प्रोमोट करें ना, तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। रिजवान, इसको मैं आपसे कंटिन्यू करूंगी और इसका अब कानून में उसका क्या है कि एक ब्रेक ले लें, ठीक है नाजी? यहाँ लेंगे एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बात कर रही हूँ आपके कानून की और बात कर रही हूँ आपकी राइट्स की। ऑफ कोर्स आप जानते हैं हम डाइवोर्स पे बात करें। अब सिचुएशन ये है जिसको रिजवान साहब जो है क्लियर करेंगे। एक बार फिर मैं रिजवान साहब आपको वेलकम अगेन करती हूँ। सिचुएशन ये है कि अगर डाइवोर्स हो जाए और 3-4 बच्चे हैं तो वो अपने राइट्स में, ऑफ कोर्स वो बच्चे को पीछे से तो ला ही नहीं है हस्बैंड की तरफ से, तो हस्बैंड ये ना हो टाटा बाय बाय, मैंने शादी कर ली, अब मेरी नई जिंदगी सदाबहार हो गई है, अब वो औरत कौन है, वो बच्चे कौन है, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। अब कानून में उस औरत का क्या राइट्स है, पर मंथ वो उसको क्या पे करेगा, घर में अगर कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा तो उसमें उसको क्या मिलेगा? जी ओवर टू यू। इससे पहले जैसे मैं बता चुका हूँ कि कानून और शरीयत दोनों में अगर डाइवोर्स सेपरेशन हो जाती है तो बच्चों का बाप के ऊपर बिल्कुल हक है। वो एक मैंने पहले एक टॉप इसमें लिखा था, ब्लॉग लिखा था, कहते हैं कि जो है ना, माँ भी अलग हो जाती है, शोहर भी अलग हो जाता है, बीवी भी अलग हो जाती है, बच्चे के लिए जो है वो माँ भी वही रहती है, बाप भी वही रहता है। तो यहाँ मैं फिर वो कहता फिरूँ कि अगर मर्द अगर डाइवोर्स दे देता है या सेपरेशन हो जाती है तो बच्चों के जो है वो मेंटेनेंस उसके ऊपर लाजिम है, बच्चों की वो मेंटेनेंस लाजमी देगा। अब अगर वो नहीं देता तो उनके बिहाफ पे उनकी मदर हैं,
वो सूट फाइल कर सकती हैं। फैमिली सूट, फैमिली एक ऑर्डिनेंस है, उस फैमिली ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो केस फाइल कर सकती हैं मेंटेनेंस का। और अगर कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी का भी बाप का, क्योंकि जो शेयर बनता है उस प्रॉपर्टी में तो वो शेयर उसके बच्चों का भी बनता है, तो उसके तहत जो है वो मेंटेनेंस भी फाइल कर सकते हैं वो। बिल्कुल उसको मेंटेनेंस मिलेगा एज पर अगर जितनी उसकी हैसियत है या जितनी उसकी सैलरी है वो उसको देखा जाएगा कि वो कितनी सैलरी है या कितनी उसकी इनकम है, उस हिसाब से फिर वो चीज़ें उसकी मेंटेनेंस फिर बच्चों की होती है, मिल सकती है। अच्छा जी, मैं ज़रा सा मलिक साहब के पास चलती हूँ। बड़ा ही तीखा सवाल, और वो ये कि छुप छुपा के आपने निकाह कर लिया और अपनी औरत को, जिसको अपनी फैमिली से, अपनी कज़न के साथ शादी आपने की, उसमें 3-4 बच्चे भी हैं, अब आपने छुप के निकाह कर लिया। वो औरत कवर अप कर रही है, पर्दा डाल रही है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि किसी को फिर ये मेंशन करना एक दिन एक सरप्राइज, क्योंकि ये कोई वो तो है नहीं, कहते हैं ज़मीन में पौधा भी लगा, बीज भी लगाओ तो पौधा बन के बाहर आ जाता, कोई बात भी ढकी छुपी नहीं रहती। अब 2 साल बाद एक दिन सरप्राइज आप खुद देते। मैंने तो 2 साल पहले निकाह किया था, तो मुझे बताइए, तो बम ब्लास्ट, एटम बम बन के जो उस औरत के ऊपर गिरती है, इस कंडीशन में औरत क्या कर सकती है? क्या कानून में ये हक है कि छुप के शादी की जाए? मलिक साहब, ओवर टू यू। थैंक यू। देखिए, आप क्यों घबरा रहे हैं? 2 साल बाद बम बन के गिरा है। नहीं 2 साल के बाद की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपको बताया गया कि हमारी शरीयत के अंदर जो है इस चीज़ की इजाज़त है कि मर्द जो है वो 4 शादियां कर सकता है। ठीक है ना। कानून, अब जिस तरीके से इन्होंने पहले बात की थी कि जो हमारे पास जो निकाह नामा होता है उसको हम सही तरीके से फिलअप नहीं करते, ठीक है ना। निकाह नामे के जो कॉलम होते हैं उसके अंदर भी एक कॉलम के अंदर की शादी की शराइत मौजूद होती है। ओके, ठीक है ना। अब होता यह है कि अगर उसके अंदर आपने ये शराइत लिखी है कि आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत, अच्छा ये लाइन में मेंशन जी है? जी जी निकाह के कॉलम के मुझे अंदर चेक करनी पड़ेगी घर जाके कि लाइन तो नहीं मारी उसके ऊपर टिक करके। सही है, उसमें भी ये शराइत मौजूद होती है कि भाई मर्द बगैर इजाज़त दूसरी शादी कर सकता है या नहीं कर सकता, परमिशन लेने की उसे ज़रूरत है या नहीं है। सेकंड चीज़ ये होती है कि ये सब सेकेंडरी ऑप्शन होते हैं। फिर उसके बाद होता ये है कि अब शादी उसने कर ली, बताया, ठीक है ना। अब आप 2 साल के बाद वो मंजर आम पे लेकर आया, तो जाहिर सी बात है कि जो औरत है उसके ऊपर तो बम ब्लास्ट जिस तरह से वो, क्योंकि औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब वो क्या करेगी, क्या रेमेडीज़ उसके पास है? सबसे पहले तो वो अफसोस कर सकती है। उसके बाद फिर वो जिस तरह से उन्होंने रिजवान भाई ने बताया कि भाई औरत को बोल्ड होना चाहिए, औरत मजलूम नहीं है, औरत हमारे पास कानून में इसका क्या है? कानून में ये है कि वो जाकर उसकी जो है कंप्लेन करेगी यूसी के अंदर कि भाई इसने जो है मेरी परमिशन के, मतलब कोई इसमें कोई पनिशमेंट है या नहीं है? इसके अंदर पनिशमेंट के ऊपर जो है जी इसके अंदर जो है 1 साल की इसके अंदर पनिशमेंट है, लेकिन मोस्टली इसके ऊपर जो है वो होती नहीं है, लोग इजीली जो है वो अच्छा अक्सर मैंने देखा है कि वाकई में, जो मैं रिजवान से मलिक साहब से मैं एक बात में समझी हूँ कि अक्सर औरतें जाके कभी भी कंप्लेन नहीं करती। वो कहती है कि मेरा एक खूबसूरत सा घर है, मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाके माँ बाप पे बोझ, अगर उसका बैकग्राउंड या बैक स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो वो एक डाइवर्ट सिचुएशन में होती है। और मर्द भी इसका पूरा पूरा भरपूर फ़ायदा उठाता है कि मेरे से, मुझे छोड़ के ये जाएगी कहाँ। ये मर्द का कॉन्फिडेंस ज़्यादा डेवलप हो जाता है, वो तब ये सारे इक़दाम करता है। लेकिन उसको अगर पता चले मुझ जैसी अगर औरत है तो वो 100 के करोड़ बार सोचेगा कि शादी करूँगी ना। चल जी रिजवान, ओवर टू यू। यहाँ एक बात बताऊं कि अगर आप जैसी या बोल्ड औरतें हों तो आई थिंक हस्बैंड जो है वो सेकंड मैरिज की तरफ जाएगा नहीं। एक बात बताओ, हमेशा हम दूसरों की बात करते हैं, हम अपने आप को सेव कर देते हैं कि जी हम तो बड़ी सत्ती सवित्री हैं। आप अपने आप को जो है वो आप मतलब ब्रीफ कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा। आप क्या कहते हैं कि ऐसा हो कि नहीं सिचुएशन? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे कानून में बिल्कुल एक जगह मौजूद है कि आप सेकंड मैरिज अगर आप करते हो तो विदाउट परमिशन सेकंड मैरिज नहीं कर सकते। क्लियर लॉ है, पक्का जी, पक्का लॉ, पक्का लॉ है। जैसे 3 बार हमसे हाँ करवाते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल ये क्लियर लॉ है कि आपका सेकंड मैरिज विदाउट फर्स्ट वाइफ से परमिशन के आप नहीं कर सकते हो। और अगर इन केस उसने छुप के या वॉट एवर विदाउट परमिशन कर ली तो कानून में पोलीगेमी का एक लॉ है, आप केस फाइल कर सकते हो और प्रूव होने के बाद बिल्कुल उसको सज़ा भी मिलेगी। सजा कितनी? बिल्कुल 1 साल सजा और विद फाइन। नहीं 1 साल सजा है और विद फाइन भी है। तो बिल्कुल ऐसा है, ऐसा नहीं है कि वो जो है वो बिल्कुल ही सेकंड मैरिज कर ली है और बिल्कुल वो आज़ादाना तरीके से घूम सकता है। नो, लॉ मौजूद है। 1 साल कम से कम सजा भी है और फाइन भी है। बिल्कुल। देखिए, सजा यहाँ बाद में आपसे अगेन वो करता हूँ कि सजा जो होती है ना, जो जेल होती है, जेल वो 1 सेकंड की भी जो है ना
1 सेकंड की जेल 1 साल के बराबर होती है। हाँ, मुझे भी पता 1 चला है। सेकंड की जेल कुछ लोगों ने तो भुगती थी, वो मुझे फिर ऐसे आके ही बताई थी, तो मैं चलती हूँ यहाँ पे तो- ब्रेक की हाँ जी। ये वैसे जिन जिन लोगों ने भुगती है ना, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ब्रीफ किया कि एक बार भी जेल चले जाओ तो लग पता जाता है। लेट्स सी, अल्लाह माफ करे, सबको अपने जुबान में रखे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विनर्स सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ एक बार फिर हाजिर है। बात हो रही है डाइवोर्स की, तो कोई मैं सिंपल फिर एक बार कहूँगी, वो मर्द हजरात ये ना समझें मैं आपके अगेंस्ट में हूँ। शादी करने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, गो एड, अपनी बीवी को आप अंडरस्टैंडिंग में ले, और अगर आप अफोर्डेबल हैं तो उसका भी राइट्स रखें, उसका भी राइट्स है, और हैप्पी रहें। बहुत सारी फैमिलीज हैप्पी रहती हैं, और बहुत सारी हमारी फील्ड में हैं। इकरार हसन ने 3 शादियाँ की हैं, मेरे ख्याल 2 या 3, अब मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन ऐसे बहुत सारे मर्द हजरात हैं जो 2-2, 3-3 शादियाँ करते हैं। और हमारी भी एक बड़े अच्छे यहाँ साजिद भाई हैं, उन्होंने 3 शादियाँ की और बहुत अच्छे तरीके से लीड करें। तो बात ऑब्जेक्शन ये नहीं है, बात किसी का हक खाने की। अब मुझे बताएं, जैसे इन्होंने रिजवान साहब ने बताया कि एक पनिशमेंट होती है 1 साल जेल और कुछ पैसे, और अगर वो ना अदा किए जाएं तो उसके बाद की वो अभी कहानी सुनाई थी। जिस रिजवान साहब क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, मैं फिर से आपको बताता चलूँ, पनिशमेंट है, पनिशमेंट के बाद जब पनिशमेंट फुलफिल हो जाती है तो यकीनन सी बात है, एक सज़ा होती है, तो सज़ा के बाद तो वो खैर मामला सज़ा को खत्म हल्का हो ना जाते हैं। सज़ा को हल्का ना लें, क्योंकि देखिए मैंने आपसे इधर बात बताता चलूँ, शायद कहते हैं ना कि क़यामत का एक दिन 100 साल दिन के बराबर होता है। तो इसी तरीके से जेल के जो एक दिन है ना, बल्कि ये समझ लें कि जेल के जो 1 मिनट है वो बाहर की ज़िंदगी के 100 मिनट के बराबर, 100 दिन के बराबर एक दिन क्या हुआ था वो स्टोरी आपने ब्रेक तो मैं ये बताते चलूँ, क्योंकि हमारे पास तो मल्टीपल क्लाइंट्स आते हैं, मेरी क्रिमिनल की ज़्यादा प्रैक्टिस है। तो एक हमारे बताते चलूँ, नाम सारी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, बहुत ही अच्छे हमारे क्लाइंट थे, दोस्त भी थे। तो उनको मैंने कहा था आप रिकवरी का सूट था, आप दे दें, फ़ाइन दे के पेमेंट देकर आप मैटर ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा नहीं सर, एक काम करते हैं, मैं जेल चला जाऊँगा, मैं सज़ा जो कर लूँगा, 6 महीने की तो सज़ा है, कोई इशू नहीं है, मैं सज़ा भुगत लूँगा, पैसे नहीं दे रहा। हमने कहा ओके, अगेन सोच लें। कहते हैं नो सर, मैं सज़ा भुगत लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बड़ी बड़ी जेलें देखी हैं। आप बिलीव करेंगी, वो जब वो जेल साहब वो गए हैं हमारे, तो वेरी तकरीबन 4 घंटे बाद जो है वो उनकी कॉल्स आना फैमिली को शुरू हो गई। उनकी फैमिली ने मुझे कॉल्स करना शुरू हो गए कि भाई क्या हुआ क्या। वो कहते हैं नहीं भाई, वो उन्होंने तौबा कर ली है, और वो कहते हैं कि भाई मैं जो है वो माफ़ी भी मांगता हूँ, और वो उनको फ़ाइन और पेमेंट उनकी देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि सज़ा आप ये ना समझें कि 1 साल की सज़ा एक माइनर सज़ा है, ये नो माइनर सज़ा। जेल का 1 सेकंड भी जो है ना वो 100 साल के बराबर होता है। वहाँ जो आपकी स्कैनिंग होती है, वहाँ जो आपके साथ बिहेव होता है, तो वो एक मैं आपको फिर बताते चलूं कि बार बार आपको ये मेंशन किया जाता है कि ये 5 स्टार प्लेस नहीं है, जहाँ आप बड़े आके एंजॉय करने आए हैं, वो आपको मेंशन कर देते हैं कि सजा इसे कहते हैं, चाहे वो कोई भी क्राइम हो, कुछ भी हो। तो ये जब राइट है जो है पनिशमेंट, तो फिर वो इस तरह ही, कुछ लोग समझते हैं ये तो तलाक की कोई टेंशन नहीं, हमें तो बड़े आराम से वहाँ बिस्तर लगे हुए होंगे, हम सोएंगे उठेंगे मजदूर, इस तरह ऐसा नहीं होता। पनिशमेंट होती है। जिस तकलीफ कर्ब से आपकी बीवी गुजरती है, उस कर्ब के ट्रिपल आपको भुगतना पड़ता है। मैं लास्ट दोनों से मैसेज लूँगी। सबसे पहले मैं सिकंदर साहब से कि मैं सर, हम इस बार बार मैं कह रही हूँ कि शादी की ऑब्जेक्शन नहीं है,
राइट्स देने चाहिए। ये कैमरा है, क्या कहना चाहेंगे तमाम नाजरीन को? देखिए, मैं कहता हूँ कि पनिशमेंट इन्होंने बता दी, बिल्कुल सही है, लेकिन ये है कि दूसरी शादी जो है उससे मर्दों को घबराना भी नहीं चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमें शरीयत भी इस बात की परमिशन देती है, अगर सही है लॉ में भी हमें परमिशन मिल जाती है, अगर आपकी बीवी ने आपको परमिशन दे दी है तो आप सेकंड मैरिज कर सकते हैं। इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि कुछ इस तरह, लेकिन आप अपनी बीवी को उसके राइट्स दें, उसको खुश रखें। अगर आप दोनों में बराबरी कर सकते हैं तो आप सेकंड मैरिज करें, अगर नहीं कर सकते तो आप इससे दूर रहें और फिर 1 साल की जो पनिशमेंट है उसके लिए तैयार रहें। सर रिजवान, आई हैव जस्ट ओनली 1 मिनट। आप ये कैमरा है, बहुत बड़ा है, मगर कोशिश करूंगा शॉर्ट करूं। 1 मिनट। बिल्कुल शरीयत हमें इजाज़त देती है 4 शादियों की, मगर शरीयत कहती है कि बराबरी के हकूक़। अब अगर आप बराबरी कर सकते हो, किसी का हक नहीं मार सकते, देन तो ठीक है। क्या मैं इधर एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या मेरी बहन के मैं एक्सपेक्ट रख सकता हूँ कि मेरा बहनोई जो है वो भी दूसरी शादी कर ले? जब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, मैं ये सोच नहीं सकता कि यार नहीं मेरी बहन के ऊपर दूसरी सौतन ना आए या मेरा बहनोई सेकंड मैरिज ना करे, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इस राइट के साथ, इस बात के साथ अगर हम इस सिस्टम को कंटिन्यू करते चलें कि नहीं, अगर वो औरत आई है अपने बाप का घर छोड़कर मेरे घर आई है, तो मैं उसको उससे ज़्यादा खुशियाँ दूँ, उससे ज़्यादा उसके हकूक़ अदा करूँ, जो अपने बाप के घर जो खुशियाँ और वो पूरे नहीं कर सकती थी वो अपने शोहर के घर। क्या बात है, ये बस मेरा लास्ट मैसेज। रिजवान साहब, थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो, एंड सिकंदर साहब, थैंक यू सो मच। आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन किया और कानून की बात सभी के साथ को ब्रीफ किया, और इंशाल्लाह एवरी फ्राइडे हम हमेशा कानून की बात करेंगे। और अगर आपका भी कोई भी मुद्दा है, कोई बात है, कोई आपके साथ मसाइल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को हमसे शेयर कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत रिजवान ने बात की और बहुत खूबसूरत इनकी भी बात लगी कि मना कुछ नहीं है अगर आप राइट देना चाहें। और फिर सेकंड ये भी कहूँगी इसको कि ज़िंदगी एक औरत के साथ बहुत अच्छा गुजर सकती है, चाहे उसके बच्चे हों ना हों। अगर आपकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग है, खुशियाँ उस औरत से भी मिल सकती हैं, ज़रूरी नहीं 3-4 हों। अगर आपके अपनी बेटी के साथ ऐसा होने लगे, आपके अपनी बहन के साथ होने, तो आपको बड़ी तकलीफ होगी, वो कर्ब आपको पता चलेगा कि कितनी तकलीफ दे मरहला है। लेकिन अगर आपके पास उसके हकूक़ देने के लिए नहीं है, तो उसके ऊपर ज़्यादती करने का भी हक मैं नहीं कहूँगी कि आपको ये देना चाहिए। कानून में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तानी कानून बहुत अच्छा है। आप नॉक करें, आपको राइट्स मिलेगा, और जब आपको राइट मिलेगा तो ये ना समझिएगा कि और लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम कानून के पास कहाँ जाएं, कुछ लोग इंसल्ट महसूस करते हैं, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने राइट्स के लिए जाने के लिए बस यही डरती रहती हैं, मेरे अम्मी अबू की बदनामी होगी, मेरे घर वालों की बदनामी होगी, मेरे बच्चों की बदनामी होगी, और वो बर्दाश्त करती हैं। और मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है, मैं सच कह रही हूँ, कि लड़की को डाइवोर्स दे देते हैं और ख़ुद हाथ झाड़ के निकल जाते हैं और उस बच्चे का उस माँ के हवाले कर देते हैं कि खुद ही पाले, देख लेंगे। तो वो उसको एक धेला देना भी पसंद नहीं करते। ये मत सोचिएगा, कहते हैं कि ना सबसे बड़ा अल्लाह है। अगर आप ज़्यादती करेंगे तो सोच लें, वो रब जब अपना इंसाफ करेगा तो आप इसकी इज़्ज़त में आ जाएंगे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, जी यहाँ लेंगे एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। और ये सेगमेंट आपका पसंदीदा है, बज़ में शायरी
इश्क है शायरी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम से हम इस प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन करते हैं इस प्रोग्राम में, तो ऑफ कोर्स और डे बाय डे डिफरेंट शोरा इकराम इस प्रोग्राम की मज़ीद खूबसूरती में इजाफा करते हैं। मैं दिल की गहराइयों से तमाम शोरा इकराम का शुक्रिया करती हूँ जो बज़्म शायरी और इश्क शायरी का हिस्सा बनते हैं, और स्पेशल थैंक्स जावेद इकबाल जावेद साहब का जो इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमारे साथ सपोर्टिंग में होते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं अपने डायरेक्टर का शुक्रिया करती हूँ जो डिफरेंट मॉर्निंग शो में जो सेगमेंट लेकर आते हैं ताकि बहुत सारे लोग महसूस हो सकें, जिसमें गानों के प्रोग्राम भी है, जिसमें शायरी का है, लॉ का है, कुछ चीज़ें कंटिन्यूसली है कि ताकि आप लोग हमारे साथ हमेशा इंट्रैक्शन में रहे और हर पर्सन की वो कहते हैं ना खुशी का ख्याल रखते हैं। थैंक यू सो मच अर्श। आगे चलते हैं हमारे साथ। ऑफ कोर्स इश्क शायरी बज़्म शायरी का प्रोग्राम है, तो मेरी बड़ी प्यारी सी शायरा जो मेरे प्रोग्राम में कई बार आ चुकी हैं और जब ये आती है मुझे बहुत खुशी होती है, तो मैं मिलवाती हूँ। यहाँ पर कौन है जी? हाँ, मैं जब बात करती हूँ उनकी तो मुझे एक बात बार बार याद आती है कि सुबह की जो सहर होती है, सुबह की जो सहर होती है, ऐसा लगता है मुझे सहर अली से होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, खुशी खुशी, उदास तो नहीं है? ये सहर बड़ी अच्छी है ना? अच्छा जी, सहर बड़ी, इनकी शायरी बड़ी खूबसूरत है, दिल को जो है ना वो खूबसूरती में दिल की खुशी को इजाफा करती है। और एक और ऐसी शख्सियत जिन्होंने शायरी में कई किताबें लिखी, 9 किताबें वो लिख चुके हैं शायरी पर, और बहुत ही सीनियर हैं और शायरी में, और साथ में उनकी एक प्रोफेशन है, वो है एडवोकेट हाई कोर्ट। यहाँ रफ़ीक मुगल साहब तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर जी, क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? आप ठीक है? अल्लाह का बहुत शुक्र। खुश रहें, खुश रहें। और ये भी मेरे मॉर्निंग शो का और इश्क शायरी के कई बार प्रोग्राम अटेम्प्ट कर चुके हैं। और जी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो मैं कहूँगी पूरे पाकिस्तान में शायरी को एक जान, एक खून, एक खूबसूरती दे रहे हैं और गुलदस्ता बना के चल रहे हुए हैं एडवोकेट जावेद इकबाल जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। खुश रहें भाई, खुश रहें। बहुत शुक्रिया। और जी सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगी हमारे साथ शायरी की खूबसूरती में इजाफा करेंगी सहर अली साहिबा जी। मैम क्या सुनाएंगी? ताज़ा ताज़ा सुनाएं। दीवान तो लाई नहीं हूँ। ओए होए, ऐसा ना करें, कुछ एक शेर से आगाज़ कीजिएगा। मैं आपको एक गज़ल सुनाती हूँ। जी जी। उसकी आंखों से दोस्ती हुई है, ओए होए, उसकी आंखों से उसकी आंखों से दोस्ती हुई है, तब कहीं जाके रोशनी हुई है। वाह 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 वाह। वाह वाह। क्या बात है। ये खसारा तो मैं उठा चुकी हूँ, हाय हाय। ये खसारा तो मैं उठा चुकी हूँ। ये मोहब्बत तो मैंने की हुई है। वाह। वाह सहर जी। ये खसारा तो मैं उठा चुकी हूँ, ये मोहब्बत। ये मोहब्बत तो मैंने की हुई है। वाह। और ये शेर आपके लिए। थैंक यू सो मच। पहले मैं थैंक यू कर दूं। जी तुमसे इतना भी कह नहीं पाई, तुमसे इतना भी कह नहीं पाई, तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई है। वाह 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 वाह। वाह वाह। जज़ाक, तुमसे बहुत इतना भी शुक्रिया। तुमसे इतना भी कह नहीं पाई, तुमसे मिल तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई है। वाह। और इतने बरहम हो किस लिए आखिर, इतने बरहम हो कि इतने बरहम हो किस लिए आखिर, क्या मोहब्बत में कुछ कमी हुई है। वाह। उसकी आंखों से दोस्ती हुई है, क्या बात है। तब कहीं जाके रोशनी हुई। वाह सहर वाह, अली क्या साहिबा, बात वाह खूबसूरत अंदाज सहर का। और ये अपने सहर में हमें गिरफ्तार कर लेती हैं। लेकिन अभी हम रफ़ीक मुगल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा शेर सुनाना चाहूँगी। वो मेरा वजूद है अक्स थोड़ी है, वो वाह। मेरा वजूद है अक्स थोड़ी है। अक्स थोड़ी है, वो मेरी पूरी कायनात है, एक शख्स थोड़ी है। वाह। वाह वाह। क्या बात है। सर अब मैं चाहूंगी जरा आप, रफ़ीक मुगल साहब हमारे साथ हैं, जनाब। हम तो ऐਵੇਂ ही किसी का सुना देते, इनका तो अपना है। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छी शायरा। होती जा रही है। मुकर्रर, होस्ट, एंकर, जवाब नहीं। बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से पूरे 100। एक कथा जी सर, अता कीजिए। आपकी इजाज़त से कि खुशी मिले न मिले
गम सिवा न हो जाए, हाय हाय खुशी मिले न मिले गम सिवा न हो जाए, रहे ख्याल कहीं दिल बुरा न हो जाए, रहे ख्याल कहीं दिल बुरा न हो जाए, तकल्लुफन भी मिलाओ न हाथ गैरों से, वाह तकल्लुफन भी मिलाओ न हाथ गैरों से गैरों से, कि दिल का जख्म कहीं फिर हरा न हो। हाय हाय वाह वाह क्या बात है क्या इन्होंने गज़ल के आगाज चंद किया। अशार के जी सर बरसों से अपना जिससे कोई राब्ता न था, वाह 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 बरसों से अपना अपना जिससे कोई राब्ता न था, वो शख्स हमको फिर भी कभी भूलता न था, हाय हाय वो शख्स हमको फिर भी कभी भूलता न था, और अपना लिया था उसको सब जानते हुए, अपना लिया अपना था लिया था उसको उसको सब सब जानते जानते हुए, वो भी नया नहीं था दुख भी नया न था, वाह वो भी नया नहीं बहुत था खूब बहुत खूब दुख भी नया न था, और फिर मुब्तिलाए वहम न कर दे कोई लकीर, फिर मुब्तिलाए वहम न कर दे कर कोई दे लकीर। कोई लकीर, इस खौफ से मैं हाथ उसका देखता न था, हाय हाय वाह वाह इस खौफ से मैं हाथ उसका देखता न था, और दिल मानता नहीं है उसे बेवफा कहूँ, वाह दिल मानता दिल नहीं मानता नहीं है उसे उससे उसे बेवफा बेवफा कहूँ, जैसा भी था ज़बान का दिल का बुरा न था, जैसा भी था ज़बान का दिल का दिल का बुरा न था, और हम वो थे जिसने नाज उठाए थे उन दिनों, वाह हम वो थे हम वो थे हम वो थे जिसने नाज उठाए थे उन दिनों, कोई भी उससे प्यार का जब सिलसिला न था, हाय हाय और अब सब्र आ चला है मुझे उसके हिजर में, वाह अब सब्र आ चला है मुझे उसके हिजर में, जब से सुना है मुझसे कोई वास्ता न था, वाह जी वाह और मकता है कि कोई वजह नहीं थी रहता ना उसका साथ, कोई वजह नहीं कोई वजह नहीं थी रहता न उसका साथ, लेकिन मुग़ल नसीब में शायद लिखा न था, और बरसों से अपना जिससे कोई राब्ता न था, क्या बात है। वो शख्स हमको फिर भी कभी भूलता न था। वाह जी वाह आपकी रफीक समाअत मुगल को साहब बहुत बहुत खूब बहुत खूब अंदाज रफीक मुगल साहब का। हम चलते हैं जावेद इकबाल जावेद साहब की तरफ, देखिए वो हमें क्या अता करें। जी जावेद साहब क्या पेश कर रहे हैं आप? मैं गजल पेश करूंगा। अच्छा जावेद साहब मेरे ख्याल में 1.5 मिनट के बाद ब्रेक है, आपकी कोई गजल अधूरी ना रह जाए, एक शेर मैं कहूँगी अता कर दें जरा, एक दो शेर। एक तो शेर, हाँ जी चले हम जितना हो सका हो आगे चले आगे continue फिर कर कंटिन्यू लेंगे, चले continue कर लेंगे सुना आफ्टर द ब्रेक। 1 मिनट रह जाएगा। गजल पेश करता हूँ। जी 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 तवज्जो चाहूंगा मुगल साहब सैर सेबा। ए साहिबे जमाल गजल कह रहा हूँ मैं, क्या बात है। ए साहिबे जमाल गजल कह रहा हूँ मैं, दिल को जरा संभाल गजल कह रहा हूँ। अरे वाह जी वाह, अरे ए साहिबे जमाल गजल कह रहा हूँ मैं, दिल को जरा संभाल गजल कह रहा हूँ मैं। गजल कह रहा हूँ, मेरी निगाह शौक को मंजिल तू कर अता, मेरी निगाह शौक को मंजिल तू कर अता, आदाब करके ढाल गजल कह रहा हूँ मैं। वाह जी वाह, आदाब करके ढाल गजल कह रहा हूँ मैं। इस हुस्न बेमिसाल की मैं ताब ला सकूं, इस हुस्न बेमिसाल इस की हुस्न बेमिसाल की मैं ताब ला सकूं, जुल्फों को रुख पे डाल गजल कह रहा हूं अरे मैं। वाह, अरे वाह। जुल्फों को रुख पे डाल गजल कह रहा सर इन हूं जुल्फों मैं। को अभी रोक दें क्योंकि ब्रेक टाइम आ गया। मैं अपनी जुल्फों को हटा दूं इससे पहले कि कुछ और हो जाए तो हमारी नाज़रीन लेंगे। मैं बड़ा मजा बहुत आता, मैं सोचूं अब दोबारा से सुनूंगी। इसे आपने शुरू से सुनाना है, फिर मैं जुल्फें यूं हटा दूं। जुल्फों पे कोई शेर नहीं आ रहा वरना भी सुना देती। यहाँ नाज़रीन लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग विनर्स सभी के साथ एंड बज़ में शायरी एंड इश्क शायरी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। बात कर रहे हैं हम आपकी शायरी की, इश्क की शायरी, बज़्म शायरी। एंड ओवर टू यू जावेद इकबाल। जावेद साहब खूबसूरत अंदाज में अपने अशार सुना रहे थे जी, गज़ल का आगाज़ बहुत कीजिए। शुक्रिया। मैं यहाँ पे हमारे साथ सीनियर शुरा कराम मौजूद हैं, मैडम सहर अली साहब हैं, मुगल साहब हैं, और सबसे बढ़ के हमारे जो डायरेक्टर हैं अर्श भाई। उनकी देखिए ये अदब की खिदमत है, 3 साल हो गए मुसलसल में खिदमत करते हुए अर्श भाई की मदद के साथ। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हमारा चैनल न सिर्फ देखा जा रहा है बल्कि इसे पजीराई भी मिल रही है। आपको और वीनस की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो अर्श भाई। ठीक है जी, जी आगाज़ कीजिए जी। सहर साहब इजाज़त, उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा। जी बिल्कुल, बहुत ए साहिबे जमाल गजल कह रहा हूँ मैं, वाह दिल को जरा संभाल गजल कह रहा हूँ मैं, वाह, मेरी निगाह शौक को मंजिल तू कर अता, मेरी निगाह शौक को मंजिल तू कर अता, आदाब करके ढाल गजल कह रहा हूँ मैं, वाह वाह वाह, आदाब करके ढाल गजल कह रहा हूँ मैं, इस हुस्न बेमिसाल की मैं ताब ला सकूं, क्या बात है, वाह वाह वाह। इस हुस्न बेमिसाल की मैं ताब ला सकूं, जुल्फों को रुख पे डाल गजल कह रहा हूं मैं, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, जुल्फों को रुख पे डाल गजल कह रहा हूं मैं। वाह, और मुद्दत से इस घड़ी को, इस मुद्दत से इस घड़ी को ये बेताब थी निगाह, मुद्दत से इस घड़ी, मुद्दत से इस घड़ी को ये बेताब थी निगाह, आंखों में आंख डाल गजल कह रहा हूं अरे मैं, वाह, अरे वाह, आंखों में आंख डाल गजल कह रहा हूं मैं, जलवे बहार हुस्न के सब आशिकार कर, जलवे बहार हुस्न के सब आशिकार कर, कल पर नहीं तू टाल गजल कह रहा हूं मैं। फिर पढ़िए, वाह वाह। अदा वाह, ये अदा, मुकर्रर मुकर्रर अदा। मुकर्रर। जलवे बहार हुस्न के सब आशिकार कर, कल पर नहीं तू टाल गजल कह रहा हूं मैं, साकी पिला वो जाम के आऊं न होश में, साकी पिला वो जाम के आऊं न होश में, यूं कर मुझे निढाल गजल कह रहा हूं मैं, वाह, यूं कर मुझे निढाल गजल कह रहा हूं मैं, और धक धक सी धड़कनों में मिली धड़कने मेरी, आए हाय हाय, धक धक सी धड़कनों में मिली धड़कने मेरी, सुर से मिला के ताल गजल कह रहा हूं मैं, वाह, सुर से मिला के ताल गजल कह रहा हूं मैं, ए दिल है तेरे सामने मकसूद जिंदगी, वाह, ए दिल है तेरे सामने मकसूद जिंदगी, खुद को जरा संभाल गजल गजल कह रहा हूं मैं, खुद को जरा संभाल गजल कह रहा हूं मैं, शेरो सुखन से रब्त है हमको भी साकिया, क्या बात जी, शेरो सुखन से रब्त है हमको भी साकिया, महफिल से मत निकाल गजल कह रहा हूं मैं, महफिल से मत निकाल गजल कह रहा हूं मैं, ए साहिबे जमाल गजल कह रहा हूं मैं, दिल को जरा संभाल गजल कह रहा हूं मैं। वाह जावेद साहब, जावेद बहुत अच्छा। बहुत खूबसूरत। हम सहर अली की तरफ चलते हैं जी। सहर क्या अता कर रही हैं आप? मुगल साहब से नहीं सुने? अच्छा नहीं, आपकी तरफ चलते हैं गज़ल के चंद अशार। जी। इस समंदर को है बेकरानी का दुख, हाय हाय हाय, गहरी आंखों को है नीले पानी का दुख, वाह, अरे वाह, अरे वाह, एक झूठी कहानी में किसने लिखा, एक झूठी कहानी में किसने लिखा, एक राजा को था अपनी रानी का रानी, दुख, वाह वाह वाह, वाह एक जी वाह, राजा, एक राजा को था, एक पुराने दुपट्टे को रंगते हुए एक पुराने दुपट्टे को रंगते हुए, याद आया मुझे नौजवानी का दुख, वाह वाह, वाह, क्या कह रहे हैं? याद आया मुझे, याद आया मुझे नौजवानी का दुख, एक पाजेब चांदी की टूटी हुई, ओए ओए, एक पाजेब, एक पाजेब चांदी की टूटी हुई, डायरी में रखी एक निशानी का दुख, वाह वाह, क्या बात, हिजर का चांद खिड़की में हंसता रहा, वाह, हिजर का चांद हिजर का खिड़की, चांद खिड़की में हंसता रहा, वो भी समझा नहीं इस दीवानी का दुख, वाह वाह, वाह, वो भी समझा नहीं बहुत इस खूबसूरत, दीवानी का बहुत दुख, लोग अश्कों के दरिया बहाते रहे, लोग अश्कों के दरिया लोग बहाते अश्कों के रहे, दरिया बहाते रहे, कम नहीं हो सका फिर भी पानी का दुख, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, लोग अश्कों के लोग दरिया अश्कों बहाते के दरिया बहाते रहे, कम नहीं हो सका फिर भी पानी का दुख, रहे। वाह, अब
पहले तेरे सितम का निशाना बने, वाह पहले तेरे सितम का निशाना बने, अब उठाएं तेरी वाह वाह मेहरबानी का वाह वाह वाह, क्या बात बहुत खूब, दुख। बहुत इस समंदर को है बेकरानी का दुख, है, वाह गहरी आंखों को है नीले पानी का दुख। वाह वाह वाह। सहर अली ने दुख को इतने खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। किया वादा था मुकर गया आपके लिए, किया वादा था मुकर गया, दिल था फिर गया, वाह वाह नशा था उतर गया, इंसान था बदल गया। वाह रफीक साहब आपकी तरफ चलते, रफीक मुगल साहब क्या पेश कर रहे हैं? आप तो नहीं बदलेंगे? बज़्म शायरी की होश के लिए एक शेर कि कब सिमटती है अगर फैल चुकी हो खुशबू, वाह अरे वाह, कब कब सिमटती है बढ़ती है अगर फैल चुकी हो खुशबू, जिंदा रहते हैं वही जिनमें मोहब्बत होगी, वाह वाह, जिंदा क्या रहते हैं बड़ा वही खूब, जिनमें मुजस्सम मोहब्बत मोहब्बत। होगी। वाह वाह, क्या बात। और अब न यूं देख मुझे दीदाए हैरां की तरह, अब ना सहर क्या बात अपना यूं देख मुझे दीदाए हैरां की तरह, मैं हूँ जिंदा तेरे टूटे हुए पैमा की तरह, वाह वाह, मैं हूँ जिंदा तेरे टूटे हुए पैमा की तरह। पैमा की तरह, तू मेरी जात मेरी रूह मेरा सब कुछ थी, वाह तू मेरी जात मेरी रूह मेरा सब कुछ थी, यूं बदलना वो तेरा चश्मे गुरेजा की तरह, यूं बदलना वो और तेरा, अपना दस्तक कोई आहट कोई पैगाम तेरा, वाह अपना दस्तक कोई आहट कोई पैगाम तेरा, तू के बरसा था कभी अब्रे बहारा की तरह, क्या बात। वाह तू के बरसा और था मैं कभी, तेरे शहर से गुजरा था मुसाफिर बनकर, वाह, वाह मैं मैं तेरे तेरे शहर से गुजरा गुजरा था मुसाफिर बनकर, तू मेरे दिल में उतर आया था मेहमान की तरह, माँ की तरह, और तेरे मिलने के नए ढंग हैं तस्लीम मगर, वाह तेरे मिलने के तेरे नए ढंग मिलने हैं के तस्लीम, नए ढंग हैं तस्लीम तस्लीम मगर, मगर, मिलना जुलना अगर रखे किसी इंसान की तरह, इंसान की तरह, वाह क्या बात है मिलना मुगल साहब, जुलना बहुत खूब। अगर रखे किसी इंसान की तरह, हैं अभी कार मोहब्बत मुझे दुनिया में मुगल, वाह हाय वाह। हाय, है अभी कार मोहब्बत, मोहब्बत मुझे दुनिया में मुगल, मुगल। जिंदगी खत्म ना हो सोहबत यारा की तरह, वाह जिंदगी खत्म ना हो सोहबत यारा यारा की की तरह, और मैं हूँ जिंदा तेरे टूटे हुए पैमा की तरह। वाह जी वाह। रफीक कमाल, मुगल कमाल, साहब ने बहुत बहुत खूबसूरत। खूबसूरत अंदाज में कलाम सुनाया। और ये इनकी मैं कहूँगी एक बार फिर बताऊँ नाज़रीन, माशाल्लाह इनकी नौ किताबें इन्होंने लिख चुके हैं, बहुत सीनियर शायर हैं, और अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे और इसी तरह हमें खूबसूरत अंदाज में अपनी शायरी सुनाते रहे। नाज़रीन यहाँ पर लेंगे एक छोटे सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वायरस सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग
विनर्स विद सभी के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। बात करें हम आपकी बज़्म शायरी, इश्क शायरी, ये सेगमेंट आपका फेवरेट है एंड वेरी थैंकफुल टू माय डायरेक्टर आर्श, मिस्टर आर्श, कि आपने हमारे, मैं देखती हूँ इतने पूरे पाकिस्तान में मॉर्निंग शो हो रहे हैं बट कहीं पर भी इश्क शायरी, बज़्म शायरी का सेगमेंट पिछले 3 साल से जिस तरह आप लीड कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि अदब को एक नए एक वर्ड स्टाइल में प्रमोट करें। थैंक यू सो मच। एंड मैं चलती हूँ जावेद इकबाल, जावेद साहब के पास, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो मैं कहूँगी 4 लाइन में कुछ ब्रीफ कर दीजिए। जी जावेद साहब, ओवर टू यू। जी मैं पेश करता हूँ। दिल ये हारा हूँ एक मुद्दत से, हाय 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 हाय, दिल ये हारा हूँ एक मुद्दत से, पारा पारा हूँ एक मुद्दत से, हाय हाय, पारा पारा हूँ एक मुद्दत से, और एक मुद्दत से मैं किसी का नहीं, वाह वाह वाह। एक मुद्दत से मैं किसी का नहीं, बस तुम्हारा हूँ एक मुद्दत से, अरे वाह, बस तुम्हारा हूँ एक मुद्दत से, और एक मुद्दत से हंस नहीं पाया, हाय हाय, एक मुद्दत से हंस नहीं पाया, गम का मारा हूँ एक एक मुद्दत से, मुद्दत से, गम का मारा हूँ एक मुद्दत से, और बेसहारों का मैं सहारा था, वाह, बेसहारों का मैं सहारा था, बेसहारा हूँ एक मुद्दत से, बेसहारा। और आखिरी शेर पेश करता हूँ। जी। बेसहारा हूँ एक मुद्दत से, और एक मुद्दत तलक मैं तन्हा था, एक मुद्दत तलक मैं तन्हा था, अब दोबारा हूँ एक मुद्दत से, वाह जी। अब चलिए दोबारा जी। हूँ एक मुद्दत ओके, से। थैंक यू सो मच जावेद साहब। सहर मैम आप जी पेश कीजिए। मोहब्बत की निशानी में नहीं हूँ, हाय हाय हाय, मोहब्बत की निशानी में नहीं हूँ, मैं खुद अपनी कहानी में नहीं हूँ। वाह हाय हाय हाय, दिया रोशन है दिल के गम कदे का, वाह, दिया रोशन है, दिया रोशन है दिल के गम कदे का, हवाओं की रवानी में नहीं हूँ। वाह जी वाह, हवाओं की रवानी में नहीं। बड़े आराम से दिन कट रहे हैं, बड़े आराम, बड़े आराम से। बड़े आराम से दिन कट रहे हैं, तुम्हारी मेहरबानी में नहीं हूँ। हाय, वाह वाह, बड़े आराम से। और मुझे पहचान है दुश्मन की अपने, क्या बात, मुझे पहचान है दुश्मन की अपने, खुमारे बदगुमानी में नहीं हूँ, वाह मोहब्बत की निशानी में नहीं हूँ, वाह, मैं खुद अपनी कहानी में नहीं हूँ। क्या बात है सहर मैम की, माशाल्लाह। रफीक मुगल साहब क्या अता करेंगे ये बताइए हम। जो कोई खाक उड़ाता है जब किसी के लिए, ओहो, जो कोई खाक उड़ाता है जब किसी के किसी लिए। के लिए, पलट के धूल वो आती है फिर उसी के लिए, क्या बात, पलट के धूल वो आती है फिर उसी उसी के के लिए। और एक और शेर जी, जी, देखिए जी। कि आप शोलों को हवा दे लें मगर याद रहे, अक्ष, आप शोलों को हवा दे लें मगर मगर याद रहे, हमने तो आग समंदर में लगी देखी है। अरे वाह शुक्रिया, मुगल बहुत साहब, शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज। थोड़ी सी मैं जावेद साहब से बात करूंगी जब तक एंड होता है। जावेद साहब माशाल्लाह आपका भी कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स आप कर रहे होते हैं, तो इश्क शायरी और बज़्म शायरी के बारे में आप क्या कहेंगे? इश्क शायरी प्रोग्राम जो है माशाल्लाह से इतनी रवानी के साथ और तवातर के साथ जा रहा है कि मैं भी पाकिस्तान भर का, आपको पता है, दौरा करके आए हूं। जहाँ जहाँ गए हैं हम, इसका फीडबैक मिला है, लोगों ने सराहा है। और जिस तरीके से अर्श भाई, वीनस टीवी और आपकी काविशें हैं, मैं समझता हूँ कि इस गए गुजरे दौर के अंदर भी अदब के फ़रोग़ के लिए जिस मुनज़्ज़म तरीके से काम वीनस टीवी कर रहा है या आपका ये मॉर्निंग शो, कहीं पे इस तरीके से काम नहीं हो रहा। और हमारा जो काम है बिल्कुल न्यूट्रल वे में है। मेरिट पे शुरा को बुलवाते हैं जो वाकई सिक्का बंद शायर हैं, जिन्हें ऑथेंटिक माना जाता है, ना कोई यहाँ पे सिफारशी आते हैं और ना ही कुछ इस तरह का सिस्टम है। और माशाल्लाह से मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ वीनस टीवी को, अर्श भाई को, आपको, आपकी पूरी टीम को। और मैं देख रहा होता हूँ कि आपकी टीम के लोग भी जो हैं वो महजूज़ हो रहे होते हैं शायरी के। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम शायरी का माहौल अपने सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द अगर शायरी का माहौल जो है तारी कर सकते हैं, तो हम पूरी दुनिया में एक अदब की बहार ला सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला हम इस सिलसिले में कोशा हैं। आपकी हमारी कोशिशें और काविशें मुसलसल जारी हैं। इंशाल्लाह ताला हम अपनी मंजिल मकसूद तक जरूर पहुँचेंगे। इंशाअल्लाह। अच्छा जी, जिस तरह बात कर रहे हैं जावेद साहब के, पसंद किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, डिफरेंट लोग जो है अदब को बड़े खूबसूरत अंदाज में प्रमोट करें। सहर मैम से भी क्वेश्चन करती हूँ। सहर, आपको कैसा लगता है मॉर्निंग शो में आना और बज़्म शायरी, इश्क शायरी का हिस्सा बनना?
नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब कभी मैं कुछ अरसे से गायब नहीं आ पाती हूँ तो मुझे बड़ा होता है कि मैं ज़रूर जाऊँ। मैं समझती हूँ कि सारे प्रोग्राम की जो जान है ना वो आप ही हैं। बहुत अच्छी एंकरिंग करती हैं, बहुत अच्छी बातें करती हैं, और शायरी का जो आप करती हैं वो तो पूछे ही ना। आखिर में पेश करूंगी वही वाला। मुझे सब कैसा लगता है मेरे मॉर्निंग शो में आना, इसके शायरी बज़्म शायरी की पजीराई कैसी लगती है? मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि इस वक्त मीडिया में वीनस एचटी का जो कैनवस है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है माशाल्लाह। और आगे और भी मैं बढ़ा मशकूर हूँ कि इस बड़े कैनवस में आपने बज़्म शायरी के लिए भी वक्त निकाला हुआ है, और इसकी वजह से हमारे नाज़रीन इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं चूँकि लॉयर हूँ, लोगों से मिलता हूँ, क्लाइंट से मिलता हूँ, वकला से मिलता हूँ, तो इसमें कहने में कोई यार नहीं कि वीनस का एक अपना मकाम है, और इसका जो अंदाज़ है, सुलझी हुई बात, काम की बात, और वो अमल जिससे लोगों में खैर बांटी जाए, वो आपका तुर्रा इम्तियाज़ है। मैं सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर भी मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मेरी कोई बात किसी के दिल पे गिरा गुजरी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मुझसे कुछ गलती ना हो। अपनी तरफ से कहते हैं कोशिश करते रहना चाहिए, और डिफरेंट अंदाज में मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया करती हूँ। स्पेशल थैंक्स फॉर माय डायरेक्टर अर्श, क्योंकि एक एक चीज़ को बड़े अच्छे अंदाज से और तमाम गेस्टों के साथ एक बेहतरीन कोलैबोरेशन लेके चलना। मैं तो यहाँ पर बात कर रही हूँ वो जो मुझे कहा गया है, मैं एक एज अ होस्टिंग प्राइज अंजाम देती हूँ, लेकिन यकीन करें जो बिहाइंड पूरी टीम की मैनेजमेंट होती है, लेकिन एज अ गेस्टों को एक रिस्पेक्ट देना, एक प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम के अंदर सेगमेंट्स क्रिएट करना। कल जैसे मीना बाज़ार हुआ था, मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल होता है तमाम लोगों को कंडक्ट करना, ख़वातीन की एक मुझे कल एक वॉइस भी आई कि मैं आपका आउट ऑफ सिटी में ये प्रोग्राम देख रहा हूँ, लेकिन आप जिस तरह एक खातून को ब्रीफ करी थी हमें बड़ा अच्छा लगा। तो यकीन करें मुझे भी एक खुशी मिली, मुझे भी एक इनकरेजमेंट मिली कि एक खातून के चीज़ों को 8-10 ख़वातीन थी एक चीज़ को प्रमोट करना कि ये एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हैं, तो वो जब इतना टाइम निकाल के यहाँ आती हैं, अगर हम उनको 2 मिनट या 3 मिनट दे के और भगा दें और जी वो कहें लो भाई हम इतना साजो सामान से आएँ, तो एक एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से लीड करना। थैंक यू सो मच। अगर आप यकीन करें ये सही तरह गाइडलाइन ना मिले तो मैं नहीं कर पाऊँ, मैं कहूँ यार सबको कैसे मैनेज करूँगी, लेकिन ये हमारी पूरी एक ज़रबत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग एंड कोलैबोरेशन है। थैंक यू सो मच तमाम टीम का। और जाते जाते जावेद साहब बुरा ना मनाएगा वैसे ही। अच्छा जी, मैं चाहूँगी इजाज़त, लेकिन जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, रफ़ीक साहब आपका बहुत शुक्रिया, एंड सहर मैम आपका बहुत शुक्रिया। और जी नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते चले जी, चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है, वो बहुत अंडरस्टैंड करते हैं शहजाद जी। चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है, अर्श ये आपके लिए क्या करूं ये ख्याल दोपहर को आता है। वाह वाह वाह। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।